गुड आफ्टरनून क्लासेस। मैं श्रेयस आजकल एजुकेशन प्लेटफॉर्म से आपके लिए लाए हैं कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड के पैटर्न में आने वाले हैं और इसी से जुड़ा हुआ पिछले लेक्चर्स हम लोगों ने किए हैं जिसमें लगभग 3 लेक्चर्स आपको एमसीक्यू बेस्ड मिल चुके हैं। आज हम चौथे लेक्चर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जो एमसीक्यू बेस्ड है और इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अदर टीचर्स हैं हमारे ग्रुप के वो केमिस्ट्री और फिजिक्स को भी सॉल्व करते जा रहे हैं, तो आप चैनल्स को ध्यान दीजिए और जो भी नए वीडियोस आते हैं उसे ज़रूर देखिए। अगर आप इन वीडियोस के साथ बने रहते हैं तो हम पूरी तरीके से श्योर हैं कि जो आपके मार्क्स आएंगे वो बहुत बेहतर आएंगे। बिना समय को बर्बाद किए हुए आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये आजकल एजुकेशन क्लासेस बमनान करणपुर में स्थित है। यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं और ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं, दोनों में आपको बराबर सुविधा दी जा रही है। आज हम बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, कहता है सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला है भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भ्रूण विज्ञान का पिता, आपको बताया गया होगा कि पंचम महेश्वरी जी के बारे में कि पंचम महेश्वरी जी को क्या कहा जाता है, भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता माना जाता है। तो इसका आंसर सीधे सीधे थ्योरी बेस है। अगर आपको ये ध्यान में है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, पंचम महेश्वरी जी के बारे में बात कर रहे हैं। यहां हम पंचम महेश्वरी जी के बारे में बात कर रहे हैं और हमारा सीधा आंसर क्या होगा कि भ्रूण विज्ञान का पिता कौन है, पंचम महेश्वरी। आगे, लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए प्राकृत लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन यानी कि आपको मियासिस की बात कर रहा है। मियोसिस याद कीजिए, हमने पढ़ा था कि जब भी अर्धसूत्री विभाजन होगा तो वहां पे जो क्रोमोसोम का नंबर है, जो गुणसूत्रों का नंबर है वो विभाजित हो जाएगा और 23 गुणसूत्र जो है वो बटेंगे। इसी समय जो हमने क्या पढ़ा था, स्पर्मेटोजेनेसिस, जो हमने शुक्राणु जनन के बारे में पढ़ा था, तो वहां पे हमने देखा था कि एक कोशिका, जो एक हमारा मदर सेल था, उससे 4 नई कोशिकाओं का निर्माण होता था और जो चारों बनते थे वो किस स्टेट में आते थे, यन के स्टेट में आते थे। ये हम लोगों ने देखा था। यहां जो दूसरा प्रश्न है वो हमसे कहता है कि 200 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए, यानी लघु बीजाणुओं का नंबर दिया गया है, टोटल कितना दिया गया है, 200। हमसे पूछता है कि 200 लघु बीजाणुओं के लिए जो विभाजन की प्रक्रिया होगी वो कितनी बार होगी। एक बार विभाजन करेगा, 4 कोशिकाएं बनेंगी। 4 कोशिकाओं से अगर विभाजन किया जाए तो नंबर निकल के आता है कितना, 50। यानी 50 टाइम 50 बार मियोसिस किया जाएगा तो 200 लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, पूछता है निम्न में से कौन जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पूछता है कि जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है। और हम यहां पे देखते हैं, यहां पे पूछा है, कहता है मरुस्थलीकरण, विविधीकरण, वनोन्मूलन और ध्वनि प्रदूषण। देखो, ध्वनि प्रदूषण, अगर नॉइज पॉल्यूशन कहीं हो रहा है तो वो भी क्या है, खतरा है। मरुस्थलीकरण, अगर कहीं पे जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो वेस्ट है, अगर वो ज्यादा फैल रहा है, जो गंदगी है वो ज्यादा फैल रही है तो वो भी समस्या है। लेकिन अगर हम यहाँ पे वनोन्मूलन को देखें, जहां पे डिफॉरेस्टेशन की बात करता है, वनोन्मूलन की मतलब आपसे डिफॉरेस्टेशन की बात कर रहा है, और हमें पता है
और आपको बताया गया है कि जो पौधे होते हैं वो हमारा मूल आधार है, यानी कि शुरुआत जहां से हो रही है, जो खाने बनने की प्रक्रिया है वो कहां से शुरू हो रही है, पौधों से हो रही है। अगर पौधे नहीं रहेंगे तो जो प्रोड्यूसर है वो नहीं रहेगा, यानी जो प्रोड्यूस कर रहा है वो नहीं रहेगा, और जब प्रोड्यूसर नहीं रहेगा तो आगे किसी भी कंज्यूमर का अस्तित्व नहीं बचेगा। यानी हमारे अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है, वनोन्मूलन यानी डिफॉरेस्टेशन। अगला कहता है दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। दलहनी यानी कि लेग्यूम प्लांट, और लेग्यूम प्लांट में पाया जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया देखिए कहाँ है, ये रहा राइजोबियम लेग्यूमिनिफेरस, ये रहा आपका आंसर, राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। दिया गया है इंटरस्टिशियल केजिमेटा किसमें पाए जाते हैं। इंटरस्टिशियल, यहां पे आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। कहता है यूनिवैलेंट, यूनिवैलेंट और डाइवैलेंट। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखें कि अगर इंटरस्टिशियल क्रेमेजेटा है तो वो दो भागों में पाया जाएगा, या तो वो यूनिवैलेंट में पाया जाएगा या तो वो डाइवैलेंट में पाया जाएगा। आपसे क्वेश्चन यही है कि वो यूनिवैलेंट में पाया जाता है, बाईवैलेंट में पाया जाता है, यूनी और बाई दोनों में पाया जाता है, या इनमें से किसी में नहीं पाया जाता है। यदि हम ध्यान दें तो हमें समझ में आता है कि इंटरस्टिशियल दो कोशिकाओं के बीच में, इंटरस्टिशियल जहां पे दो कोशिकाओं की बात होगी वहां दो के बीच में, यानी कि डाई, यहां पे क्या दिया गया है, बाई दिया गया है, यानी कि दो के बारे में बात कर रहा है। अगला कहता है अम्लीय वर्षा सर्वप्रथम। अम्लीय वर्षा का मतलब क्या हो गया, अम्लीय वर्षा का मतलब हो गया एसिड रेन। और अगर पूछा जाए कि एसिड रेन के बारे में किसने बताया था, अमेरिका में, भारत में, सबसे पहले सर्वप्रथम सबसे पहले अम्लीय वर्षा कहां पे हुई थी। सबसे पहले जो अम्लीय वर्षा है वो स्कैंडिनेविया में हुई थी। अगला कहता है द्विसंकर टेस्ट, यहां पे डाई हाइब्रिड क्लास की बात कर रहा है। कहता है कि अगर डाई हाइब्रिड क्लास कराया जाए, डाई हाइब्रिड क्लास का अनुपात, डाई हाइब्रिड क्लास का अनुपात क्या होगा। यहां पे हमसे पीढ़ी नहीं दिया गया है, ना ही पहले पीढ़ी के बारे में ना ही दूसरी पीढ़ी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। अगर जानकारी दी गई होती या हमसे जीनोटाइप और फिनोटाइप पूछा होता, अगर जीनोटाइप पूछा होता और जानकारी दी गई होती पहले पीढ़ी की, तो हम कहते कि जो जीनोटाइप निकल के आ रहा है वो कैसा निकल के आ रहा है, 1:2:1 का निकल के आ रहा है, जब हम मोनो हाइब्रिड क्लास करा रहे थे और डाई हाइब्रिड क्लास देख रहे थे। फिनोटाइप क्या निकल के आता है, फिनोटाइप निकल के आता है 3:1। इसी के साथ 3:1, 9:3:3:1 आता है जब डाई हाइब्रिड क्लास कराया जाता है दो कैरेक्टर का। अगर यहां पे जनरेशन नहीं दिया हुआ है, पीढ़ी नहीं दिया हुआ है, तो यहां पे डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास का अनुपात क्या होगा, सीधे 1:1:1। यहां पे अगर पीढ़ी दिया होता है तब हम इनमें से आंसर लगाते, पीढ़ी नहीं दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, 1:1 का होता है, समांतर आएगा। अगला आपसे पूछता है यदि किसी पौधे में पत्ती की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 24 है तो उसके भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी। देखो सबसे पहले गुणसूत्रों की संख्या कितनी दी गई है, 24 दी गई है। कहां पे दी गई है, पत्ती में दी गई है।
पत्तियों में यानी लीफ में जो गुणसूत्र पाए जाएंगे वो 2n यानी डिप्लॉइड की कंडीशन में पाए जाएंगे। यहां पे संख्या कितनी दी गई है? 24 दी गई है, यानी 2n के बराबर कितना होता है? 24 होता है। तो n के बराबर कितना होता है? 12 होता है। 2 1 निम 2 और 12 दूना 24, n की वैल्यू निकल गई। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है भ्रूणपोष में, एंडोमेट्रियम भ्रूणपोष में, भ्रूणपोष कैसा था? 3 गुणित था, त्रिगुणित, 3n था। n की वैल्यू कितनी? 12। 3 गुणे n की वैल्यू कितनी? 3 गुणे 12 बराबर 36। अब बताएं गुणसूत्रों की संख्या कितनी? 36। हमें यह ध्यान में रखना है कि भ्रूणपोष जो होता है, भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, ये जानने से पहले ये जानना चाहिए कि भ्रूणपोष की अवस्था क्या है। वो ट्रिप्लॉइड होता है, वो त्रिगुणित होता है, ट्रिप्लॉइड। और अगर वो ट्रिप्लॉइड की अवस्था में है तो हम कह सकते हैं, अगर वो ट्रिप्लॉइड की अवस्था में तो हम कह सकते हैं कि n की वैल्यू जो आएगी उसका 3 गुना होगा, और अगर n की वैल्यू 3 गुना होगी तो 36 निकलेगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कहता है जल परागित पादप का नाम। कहता है जल परागित जो जल में पाए जाते हैं, जल परागित पादप का नाम। यहां पे दिया गया है हाइड्रेला, ऑप्शन क्लियर नहीं होगा, ऑप्शन में फिर से लिख देता हूं। यहां पे हाइड्रेला दिया गया है, दूसरा मटर यानी पी दिया गया है, तीसरा नींबू यानी कि लेमन दिया गया है, और जो चौथा ऑप्शन है वो दिया गया है नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। मटर का पौधा जमीन पर पाया जाता है, नींबू का पेड़ जमीन पर पाया जाता है, तो ये दो ऑप्शन तो हो नहीं, तीसरा वाला भी नहीं हुआ। हाइड्रा जो हाइड्रेलिया है ये कहां पाया जाता है? ये जल में पाया जाता है। अगला पूछता है निम्न में से कौन सा कूटफल नहीं है? कूटफल यानी फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट कौन सा नहीं है? यहां पे दिया गया ऑप्शन सेब, अंगूर, आम और मटर। सेब, सेब में फॉल्स फ्रूट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो सेब है वो फ्लावर का इंतजार नहीं करता, फूल का इंतजार नहीं करता। यहां पे पहले फूल का निर्माण नहीं हो रहा है, यहां पे फल बन रहा है, फूल पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पा रहा है, इसी वजह से इसे फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। अगर फूल पूर्ण रूप से विकसित हो जाता तो हम कहते कि वो ट्रू फ्रूट है, जहां पे डाइकॉट की कंडीशन आएगी। सेब कैसा? मोनोकाट की कंडीशन, इसी वजह से ये सेब होगा आंसर। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिर से पूछा हुआ है भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। अभी आपको बताया भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कैसी? 3n, त्रिगुणित, 3n त्रिगुणित, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला कहता है 112 लघु बीजाणु, लघु बीजाणुओं का निर्माण कितना बनाना है? 112। मियासिस की कंडीशन में कोशिकाएं कितनी बन रही थी? 4, काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, कितने? 28। 28 बार विभाजन किया जाएगा। कहता है बीज जो आपका लघु बीजाणु मृत कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? अगर अर्धसूत्री विभाजन पूछ रहा है, अगर आपसे मियासिस पूछा गया तो आपको बस ध्यान में रखना है कि मियासिस से बनने वाली कोशिकाओं का नंबर कितना है? 4। यदि मियासिस से बनने वाली कोशिकाओं का नंबर 4 है तो हम कह सकते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन जितना भी होगा वो 4 से भाग दे दिया जाएगा, और यहां पे हमें आंसर मिल जाता है क्या? 28। चलिए
आगे बढ़ते हैं। ये रहा आज का आखिरी प्रश्न और हम देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी वायु परागण की विशेषता नहीं है। यहां पे वायु परागण के बारे में बता रहा है, यानी कि एयर पॉलिनेशन। अगर हवा के माध्यम से परागण हो रहा है तो उसकी क्या विशेषताएं हो सकती हैं। पहला, हल्के परागण। अगर परागकण हल्के नहीं होंगे तो वो उड़ेंगे कैसे, हवा से उनका उठाव कैसे होगा। बेहतर अनावृत पुंकेसर, कहता है यहां पे बेहतर अनावृत पुंकेसर, इसे ऐसे ही छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहता है वृहत पिचकी वर्तिक्राग। अगर वर्तिक्राग पिचकी हुई हो, अगर वर्तिक्राग पिचकी हुई हो तब आगे बढ़ते हैं। कहता है अनेक बीजांड। देखो यहां पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला वाला ऑप्शन कहता है कि जो परागकण है वो हल्के होने चाहिए। दूसरा, बेहतर अनावृत पुंकेसर। अगर बेहतर अनावृत पुंकेसर नहीं होंगे तो ये हवा के साथ सम्मेलन नहीं करेंगे, और हवा के साथ सम्मेलन नहीं करेंगे तो ये उड़ेंगे नहीं, बाहर की तरफ नहीं निकलेंगे। बेहद पिचकी वर्तिक्राग। वर्तिक्राग अगर पिचका हुआ होगा, दबा हुआ होगा, तभी तो ये आसानी से फ्लोट कर पाएंगे, स्विंग कर पाएंगे। हवा पे तैरना, स्विंग करना, स्विंग करने के लिए वर्तिकाग्र का पिचका हुआ होना